हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेएफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगेन हम एक कंप्लीट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपके साथ यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने उस वीडियोस को भी देख लिया होगा। अगर आज की इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम उन सभी टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बार हम नजर दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्पेशली बात करें तो इसमें से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता लग भी गया होगा। उसके बाद बात करें रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। परफेक्ट कंपटीशन, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में से और ओलिगोपोली मार्केट में से। एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर प्राइस स्कीमिंग की बात करी जाए और हम बात करें पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी के बारे में तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसके कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को आज जरूर मिलेगा। और अगर आप साइड बाय साइड नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ। होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा मुझे आने वाले टाइम में वीडियोस लाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब इकोनॉमिक्स है क्या? देखो, इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। मेनली हम इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस कह सकते हैं जो कि स्टडी करती है किस चीज के रिगार्डिंग? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट वांट्स एंड नीड्स। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है किस चीज के रिगार्डिंग, कि हम रिसोर्सेज को किस तरह अलोकेट करेंगे जिससे हमारी नीड्स और वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, कि हमारे पास जो से भी रिसोर्सेज हैं हम उसको किस तरह अलोकेट करें कि जिससे हमारी नीड्स और जो हमारी वांट्स है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। More generally, the social science study of resources of wealth management, production of new material goods and services, distribution of benefits among individuals and groups, investment and consumption। तो more specifically अगर हम बात करें तो इसमें हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हम वेल्थ मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल गुड्स एंड सर्विस, कि हम जो न्यू गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उसको किस तरह जनरेट करेंगे, किस तरह हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, हम किस तरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ग्रुप इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, स्पेशली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक पार्ट है किस चीज़ का? इकोनॉमिक्स का, जिस चीज़ के अंदर हम स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। ओके, सो डेफिनेशंस, कई बार क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस के रिगार्डिंग कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन किसने दी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके लिए लेके आया हूँ, तो इनको आप याद कर लेना। जनरली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि ये डेफिनेशन, स्पेशली एडम स्मिथ की, मार्शल्स की, अल्फ्रेड मार्शल की, इनकी डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जाती है। तो देखते हैं एडम स्मिथ ने क्या कहा रखा है अपनी डेफिनेशन के अंदर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग तो ये कि वेल्थ डेफिनेशन की जो वेल्थ डेफिनेशन है वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। आपको याद रखना है कि वेल्थ के रिगार्डिंग बात कौन करता है? एडम स्मिथ, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ विच स्टडीज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज के रिगार्डिंग स्टडी करता है? वेल्थ के रिगार्डिंग। ओके, विच स्टडीज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। इन हिज ग्रेट बुक, और कौन सी बुक के अंदर इस डेफिनेशन को डिस्कस किया है? इसको किया है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ। कई बार मैच ऑफ द फ्लोइंग में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे एक साइड ऑथर लिखे होते हैं, दूसरी साइड उनकी बुक्स लिखी होती हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, साइड बाय साइड में आपको हर एक चीज बताता जाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की। उन्होंने डेफिनेशन किस चीज के रिगार्डिंग दी है? वेलफेयर के रिगार्डिंग। तो अगर बात आए कि वेलफेयर के रिगार्डिंग डेफिनेशन किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अगर बात आए वेल्थ के रिगार्डिंग डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ मैन एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो अल्फ्रेड मार्शल डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को कि ये क्या है? एक स्टडी है मैन की एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कि एक जो मैन है, मैन इन द सेंस ग्रुप ऑफ पीपल्स कह सकते हैं, कि वो किस तरह रहते हैं, ठीक है, और वो किस तरह अपने बिजनेस को करते हैं।
तो इस चीज़ के बारे में बात कर रखी है किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कौन सी बुक के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बात की है इस डेफिनेशन के बारे में इन 1890। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे तो बनने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रॉबिन्स स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो अगेन रॉबिन्स स्कैरसिटी डेफिनेशन, तो रॉबिन्स ने भी इस चीज़ के बारे में बात की है, लेकिन उसने किस चीज़ के रिगार्डिंग डेफिनेशन दी है, स्कैरसिटी के रिगार्डिंग। अगेन एक थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रॉबिन्स ने किस चीज़ के बारे में बात करी है, स्कैरसिटी के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है किस चीज़ के रिगार्डिंग, ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग स्टडी करती है, ठीक है। और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स, तो इनका पूरा नाम क्या है, लॉर्ड रॉबिन है, इन 1932। कौन से ईयर में, 1932, और कौन सी बुक के अंदर, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। देखो ये सब जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें जनरली आपको समझने वाला कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा कि एडम स्मिथ ने किस में डेफिनेशन दिया, वेल्थ के रिगार्डिंग, अल्फ्रेड मार्शल ने किस चीज के रिगार्डिंग, वेलफेयर के रिगार्डिंग, रॉबिन्स ने स्कैरसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। और कौन सी बुक में दी है ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो मिलेगा वही जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, मैं सिर्फ वही कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऐसे सारी चीज़ें डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जिसमें आपको भी प्रॉब्लम है और मेरे लिए भी प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेनली क्वेश्चन कई बार आ जाता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग डजंट कम अंडर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक्स के स्कोप में काउंट होती हैं। सबसे पहले फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड को फोरकास्ट करना, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग के रिगार्डिंग कि मैंने प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर कर लिया, अब उनका प्राइस क्या होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, ये भी किस चीज़ का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को मैं किस तरह मैनेज करूंगा, ये भी किस चीज़ का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। कैपिटल मैनेजमेंट, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल मेरे को कहीं कहीं सोर्सेज से मिल सकती है, तो ये भी किस चीज़ का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है एक तरह से। ओके चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, और कई बार ये क्या है, ये टॉपिक्स कई बार कंफ्यूजन भी कर देता है, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आज इस टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है किस चीज के ऊपर, फैक्ट्स के बेस्ड पर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपेक्टेशन एंड एसोसिएटेड फेनोमेन। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जो कि बात करती है किस चीज के रिगार्डिंग, जो कि एक्सप्लेन करती है किस चीज को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। देखो व्हाट इज, इस चीज के बारे में बात करेगी कौन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो चीज हो चुकी है, ठीक है, या जो चीज हो रही है उस चीज के बारे में बात करेगी कौन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेनली यहां पे जो बात की जाती है वो फैक्ट्स के बेस पे करी जाती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज, अब मान लो कोविड का टाइम है, ठीक है, गवर्नमेंट ने काफी सारी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी, जिससे क्या हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। मतलब मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, या मैं या तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं या मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। मतलब व्हाट इज, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जिससे हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे फैक्ट्स पड़े हैं मेरे पास कि गवर्नमेंट ने कहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी, कितने अमाउंट में प्रोवाइड करी, कहाँ का गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। अगर मैं इन सब डाटा को एनालाइज करूँ तो मेरे को पता लगेगा कि ये सब करने से हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। मेरे पास फैक्ट्स हैं ये प्रूव करने के लिए। जिस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ, जिस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे पास फैक्ट है, उसको मैं कहूँगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं कोई भी बात आपसे कह रहा हूँ उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इट रिलाइज ऑन ऑब्जेक्टिव डाटा एनालिसिस। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ऑब्जेक्टिव डाटा एनालिसिस पर रिलाइज करती है, रेलिवेंट फैक्ट्स पर रिलाइज करती है, एसोसिएटेड फिगर्स पर क्या करती है, रिलाइज करती है, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई भी कुछ कह रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने, कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने कहा कि लास्ट 5 ईयर्स से जो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या खुद से थोड़ा ना कहूँगा, कोई फैक्ट्स हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, कोई डाटा है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स का डाटा लेके चलूँ, जीडीपी हमारी इंक्रीज होती जा रही है, तो ये चीज़ एक प्रूव कर रहा है कि हाँ हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात करिए व्हाट इज के रिगार्डिंग, मैंने फ्यूचर के रिगार्डिंग अभी कोई बात नहीं करी, मैंने कोई जजमेंट नहीं दी यहाँ पे कि हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी, मैंने ये नहीं कहा आपको, मैंने कहा कि ग्रो हो रही है। फोकस करना है आपको एक एक बात पर।
इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जनरली अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इकोनॉमी ये डिफाइन करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो याद रखना है आपको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये डिफाइन करती है हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। इट फोकस ऑन मेनली व्हाट इज, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में बात करेगी, व्हाट इज क्या है। तो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो आई होप आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अच्छे से क्लियर होगी। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। अभी तक तो मैं बात कर रहा था सिर्फ किस चीज के रिगार्डिंग, कि व्हाट इज, किस चीज के रिगार्डिंग, कि जिस चीज के रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं उस चीज के रिगार्डिंग ही मैं बात कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। यहां पर बात आती है हमारी जजमेंट क्या कहती है, ठीक है, उस चीज के रिगार्डिंग फैक्ट्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी जजमेंट दे रहा हूं कि हो सकता है कि आज से 5 साल बाद इंडिया की इकोनॉमी जो है सबसे टॉप नंबर 1 पे हो, ठीक है, चाइना से भी आगे निकल जाए, हो सकता है। सिर्फ ये मैं एक वैल्यू जजमेंट, यहाँ पे एक जजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ पास्ट ईयर को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, लेकिन इस चीज के रिगार्डिंग कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द आइडियोलॉजिकल ओपिनियंस। तो मेनली अगर बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ओपिनियन पर डिपेंड होती है, प्रिस्क्रिप्टिव एंड वैल्यू जजमेंट्स पर। इट्स गोल इज टू समराइज पीपल डिजायरेबिलिटी टू वेरियस इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट सिचुएशन एंड प्रोग्राम्स बाय आस्किंग और कोटिंग व्हाट शुड हैपन और व्हाट ought टू बी। तो आपको यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट ought टू बी, कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेनली जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो फ्यूचर को कंसीडर करके चलती है, अपनी जजमेंट प्रोवाइड करती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं अपनी जजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एक टाइप है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव एंड वैल्यू बेस्ड, फोकस मेनली ऑन व्हाट ought टू बी। तो व्हाट इस पर फोकस करती है कौन सी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट ought टू बी, क्या हो सकता है, उस चीज के ऊपर बात करती है कौन सी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको दोनों इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। और मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूं, जनरली इसमें से हार्ड एंड फास्ट कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन एक बार यह आया हुआ है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन सी इकोनॉमी डिफाइन करती है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिफाइन करती है। व्हाट ought टू बी किस इकोनॉमिक्स के अंडर आता है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का बाद, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर क्लियर हो रहा है तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि कहीं प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है, तो हो सकता है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो, तो प्लीज़ सब कुछ अच्छे से क्लियर करना ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उस चीज़ को इंप्रूव कर सकूं। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। ओके, अब डिमांड फंक्शन अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। चलिए, अब डिमांड क्या है, देखो, डिमांड रेफर्स टू द कंज्यूमर डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट गिवन प्राइसेस, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर मेरी डिजायर है कि मैं ये चीज़ खरीदूं, उसको मैं क्या कहूँगा, डिमांड है। डिमांड कैन मीन आइदर मार्केट डिमांड फॉर स्पेसिफिक गुड और एग्रीगेट डिमांड फॉर द टोटल ऑफ ऑल गुड्स इन द इकोनॉमी। तो डिमांड स्पेसिफिक भी हो सकती है, ठीक है, सिर्फ मेरी खुद की डिमांड हो सकती है, या डिमांड पूरी सोसाइटी की भी हो सकती है। अगर मैं मान लूँ कि कोविड वैक्सीन की बात करूं, तो अब ये जो डिमांड है ये पूरी सोसाइटी की डिमांड है, सिर्फ मेरी खुद की डिमांड नहीं है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है कोविड वैक्सीन की, सिर्फ मेरे को ही रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी सोसाइटी को डिमांड है। तो यहाँ पे जो डिमांड की बात करेंगे वो एक एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल की, मेरे को कार की रिक्वायरमेंट है लेकिन पूरी सोसाइटी को थोड़ी ना है, तो ये कौन सी है, एक स्पेसिफिक डिमांड है। डिमांड along with supply determines the actual price of goods and volume of goods that change hands in market। तो डिमांड along with supply, अगर मेरे को प्राइस को डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो मैं किस चीज़ के, मेनली हम दो फैक्टर्स को लेकर चलते हैं, डिमांड और सप्लाई को, ठीक है। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम है, तो सीधी सी बात है आपको प्राइस जो है नीचे डाउन करके रखने पड़ेंगे, तभी उसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो सीधी सी बात है आप प्राइस हाई भी चार्ज कर सकते हैं। चलिए, अब टाइप्स ऑफ डिमांड, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है टाइप्स ऑफ डिमांड से रिलेटेड, पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात आती है प्राइस डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ही हम कह सकते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी और सर्विस विच कंज्यूमर विल परचेज एट डिफरेंट टाइम एट ए गिवन प्राइस। तो हम क्या करते हैं, डिमांड किस चीज़ की, मान लो किसी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, मैंने उसकी डिमांड ज़्यादा कर ली, किसी चीज़ का प्रोडक्ट प्राइस बढ़ चुका, मैंने डिमांड कम कर दी, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड प्राइस से इफेक्ट हो रही है वो हमारी कौन सी है, प्राइस डिमांड है, ठीक है, सिंपल है। अब ऐसी इनकम डिमांड है। अब इनकम डिमांड रेफर टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी और सर्विसेज विच कंज्यूमर विल बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अब कई बार क्या होता है कि देखो, हम मिडिल क्लास पीपल हैं, ठीक है, अब हम कई चीज़ों को परचेज नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अच्छी इनकम नहीं है। लग्जरीज गुड्स को हम जनरली परचेज करने से पहले कई बार सोचते हैं। अगर वही बात करें रिच क्लास की, जिनकी इनकम अच्छी है, तो वो ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार नहीं करते, अगर जो चीज़ उनको पसंद आती है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो बात करी जा रही है वो इनकम डिमांड की है। जिसकी इनकम अच्छी है
वो लग्जरी गुड्स भी परचेज कर लेगा जिसकी इनकम अच्छी नहीं है, ठीक है, वो सोचेगा उस चीज़ को परचेज। तो यहाँ पे जो डिमांड की बात की जा रही है वो इनकम डिमांड है। जो डिमांड हमारी इनकम से इफेक्ट होती है वो होती है इनकम डिमांड। इसके बाद बात करते हैं क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड कौन सी है? देखो, पहले मैंने डिस्कस करी थी प्राइस डिमांड, ठीक है। प्राइस डिमांड कौन सी कह रहा था? जिस चीज़ के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हम डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो हम डिमांड क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे। जनरली सेंस में यही बात की जाती है। यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, लेकिन क्रॉस डिमांड के अंदर क्या होता है, हम उस प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं कर रहे। जिस चीज़ को मैंने खरीदना है मैं उसके सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, याद रखना, क्रॉस डिमांड के अंदर हम उस प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं कर रहे जिसको मैंने खरीदना है, मैं उसके सब्सिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा हूँ। सो व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड ऑन इट्स नॉट ऑन इट्स प्राइस बट ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज। मतलब कि क्या हुआ? देखो, अब क्या हुआ, मान लो मेरे को चाय पीने, मान लो मैं क्या है कि मेरे को चाय पीना अच्छा लगता है, जनरली मैं पीता ही चाय हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जो टी है, मतलब जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, जो पत्ती है उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या करा भाई, अब तक तो मैं चाय पीता आ रहा था, अब मैंने क्या करा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा ली। मैंने सोचा यार जब ऐसे इतने रेट हाई हो रहे हैं तो क्यों ना अब कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस क्या है, डाउन में चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रॉस डिमांड है हमारी। एक चीज़ के प्राइस बढ़ने से मैंने दूसरी चीज़ की डिमांड को बढ़ा लिया, तो वो कौन सी हुई? क्रॉस डिमांड। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ज्वाइंट डिमांड की। तो इन फिनिश प्रोडक्ट्स एज इन केस ऑफ ब्रेड देयर इज नीड फॉर सो मैनी थिंग्स, द सर्विस ऑफ द फ्लोर मिल, ओवन, फ्यूल एक्सेट्रा, द डिमांड फॉर देम इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। देखो यहाँ पे मैं सिंगल ज्वाइंट डिमांड में क्या है, देखो नाम से रिकमेंड हो रहा है ज्वाइंट डिमांड। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जब इकट्ठे आ जाती है उसको हम कहते हैं ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करी जा रही है इन फिनिश प्रोडक्ट्स एज इन केस ऑफ ब्रेड। अब एक ब्रेड बनाने के लिए जो है क्या क्या चीज़ चाहिए, अब उसको आटा भी चाहिए, ठीक है, मैदा या आटा जो भी मान लो, आटा चाहिए, मैदा चाहिए, ठीक है, ऑयल चाहिए, वटएवर जो भी उसका जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। अब उसको बनाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। अब इन सब चीज़ों की डिमांड को जब मैं एक साथ ले आऊँगा तो मैं क्या कहूँगा? ज्वाइंट डिमांड, ठीक है, ज्वाइंट डिमांड। सारे रॉ मटेरियल्स की डिमांड को मैं क्या कह दूँगा? ज्वाइंट डिमांड। इसको हम कोई और एग्जाम्पल के साथ भी लेके चल सकते हैं, जहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड, काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन चीज़ों की क्या कर रहा हूँ? डिमांड कर रहा हूँ, उसको हम कहेंगे ज्वाइंट डिमांड। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड कौन सी होती है? एक कमोडिटी इज सेड टू हैव ए कंपोजिट डिमांड व्हेन इट्स यूज इज मेड इन मोर देन वन पर्पस। तो एक कमोडिटी की कंपोजिट डिमांड हम तब कहेंगे जब एक ही चीज को मैं एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज कर रहा हूं। जैसे कि बात करते हैं हम मिल्क की, तो मिल्क इसका काफी ट्रेंडिंग एग्जांपल है। जब भी हम कंपोजिट डिमांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक एग्जांपल लेके आते हैं, मिल्क, क्योंकि मिल्क को हम एक से ज़्यादा चीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने मिल्क लिया, ठीक है, उसको मैंने दही भी जमाई, उसको वैसे भी पिया, उससे मैंने मक्खन भी बनाया, घी भी बनाया, तो ये कौन सी डिमांड होगी? कंपोजिट डिमांड होगी। मतलब एक ही प्रोडक्ट से मैं कई सारी चीज़ों को अपनी फुलफिल कर रहा हूँ, कई सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सिंपल सा है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज आती है अदर थिंग बीइंग इक्वल। इसका मतलब क्या है? अदर थिंग इन द सेंस हम कह सकते हैं प्राइस को छोड़कर बाकी सारी चीजों को मैं कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूँ। मतलब कि चाहे हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है, चाहे हमारी इनकम होगी, हर एक चीज को मैं कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूँ, सिर्फ प्राइस को यहाँ पे क्या कर रखा है? फ्लेक्सिबल कर रखा है। तो अदर थिंग बीइंग इक्वल द डिमांड ऑफ ए गुड्स एक्सटेंड विद ए फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए राइज इन प्राइस। तो सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है कि डिमांड ऑफ गुड जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी विद ए फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए राइज इन प्राइस। तो जनरली हमारी मार्केट में अब कौन सा डिमांड एप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ डिमांड ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर सीधी सी बात है प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे किसी कमोडिटी के, हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो हम उसकी डिमांड बढ़ा लेंगे। तो ये क्या कहते हैं? ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लॉ ऑफ डिमांड? कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो है इनवर्स रिलेशनशिप। बिल्कुल, रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहे हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज शोन बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कि क्या हो रहा है? जैसे आपके प्राइस इंक्रीज हुए, आपने डिमांड करना क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुए, आपने डिमांड क्या कर दी? बढ़ा दी,
तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है, जिसको हम किससे शो करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग से। इसके बाद करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब प्राइस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, हम प्राइस को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, हमारी डिमांड पर इफेक्ट हो रहा है। ये नहीं है कि हम कहें कि प्राइस कम करो उसके, नहीं, प्राइस को तो कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ना है तो बढ़ेंगे, प्राइस घटना है तो घटनेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ डिमांड को चेंज करना है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है तो मैंने अपनी खुद की डिमांड घटा दी, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मैंने डिमांड को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, कांस्टेंट, जबकि डिमांड कौन सा है, वेरिएबल। इट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ डिमांड, नॉट वाइस वर्सा। अब एक्सेप्शंस क्या है, कई बार एक्सेप्शन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ वेबलन गुड्स। तो वेबलन गुड्स और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कौन से होते हैं, लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स पर जो है उसके ऊपर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं करता। ऑल द लग्जरी गुड्स आर मोर डिमांड इफ देयर प्राइसेस आर हाई। तो कुछ जैसे कि डायमंड है, जनरली क्या करते हैं रिच क्लास पीपल जो है डायमंड को जनरली इसलिए कहा जाता है ऐसा कि वो इसलिए पहनते हैं ताकि वो अपना स्टेटस दिखा सके। एप्पल फोन है, ठीक है, अब मान लो एप्पल का ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं, प्राइस जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोग उतनी उसकी ज़्यादा डिमांड करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एप्पल जो है एक ब्रांड है, वो एक स्टेटस प्रोवाइड करती है, स्टेटस सिंबल है एक तरह से। तो इस करके क्या है, ये लग्जरी गुड्स है, इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं करता। इग्नोरेंस, मेनी टाइम्स कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ ए गुड फ्रॉम इट्स प्राइस। कई बार क्या होता है, आपने कहीं जाए गए होंगे, आपने देखा यार सेल में ये प्रोडक्ट जो है 150 रुपये का मिल रहा है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कहीं इसकी जो क्वालिटी होगी कहीं ना कहीं लो होगी, तभी तो 150 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, इग्नोरेंस का कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं है। वही प्रोडक्ट आपको दुकान में चाहे दुकानदार आपको 600 रुपये का दे देगा, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ दुकान से मिली है तो इसका क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन वही चीज़ अगर सेल में मिलेगी तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, आप उसको नहीं खरीदोगे, कहीं ना कहीं नहीं खरीदोगे। तो ये कौन सा है, एक एक्सेप्शन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की। इसके बाद बात करते हैं गिवन गुड्स। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स वेयर द फॉल इन द प्राइस रिजल्ट इनटू द डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड। तो ये टाइप है इंफीरियर गुड्स का, ठीक है, जहाँ पे अगर प्राइस फॉल होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, ठीक है। तो गिवन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। एक चीज आपको याद रखनी है, इंफीरियर गुड्स के केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, बट गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, तो एक डिमांड शेड्यूल का अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड में अगर हम अपना ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखें, तो जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो उससे हमारे क्या है, जो डिमांड कर रहा है वो कैसा शो कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। चलिए, अब डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं डिमांड के, ये भी आपको पता, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कम अंडर द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, या विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो प्राइस तो गुड्स एंड सर्विस का इफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकम, एक बायर की इनकम कितनी है, अगर आप ज़्यादा रिच हो तो आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हो, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मैंने बात करी थी कि उससे जो जुड़ते गुड्स हैं उनका क्या प्राइस है, ठीक है, वो भी इफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट, मान लो एक गुड्स ऐसे हैं जिसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे को खरीदना तो वही गुड्स खरीदना है, ठीक है, या तो वो मुझे टेस्ट में बड़े अच्छे लगते हैं, कोई खाने की चीज़ है वो बड़ी टेस्टी लगती है मुझे, तो जब भी मैं मार्केट जाता हूँ चाहे उसका प्राइस कितना भी हो, मुझे वो चीज़ खरीदनी है तो खरीदनी है, क्योंकि वो कस्टमर के टेस्ट बैठ चुका है उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये इफेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है, हो सकता है कि मान लो मैंने आज सोच रखा है कि मैं एलईडी खरीदूंगा, ठीक है, मेरे को लेकिन किसी ने कहा कि आने वाले बजट में हो सकता है एलईडी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो मैं क्या करना था, मैंने जो लेनी थी अगले साल जो चीज़ लेनी थी वो मैंने इसी साल ले ली। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस भी हमारी क्या होती है, इफेक्ट करती है किस चीज़ को, डिमांड को। अब दो आते हैं कंसेप्ट इसके अंदर, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व की बात करें तो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में, उसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने के कारण अगर उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो याद रखना है कि उसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने के कारण, जबकि अदर फैक्टर्स मैंने आपको बताया, टेस्ट हो गया, इनकम हो गया, ये सब चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। The important aspects of member is that other factors like the customer income along with taste, other price goods remain constant। तो बाकी सारी चीज़ों को हम constant मान के चलेंगे, तो उसको हम कहेंगे movement along the demand curve।
जब खुद के प्राइस से कोई चीज़ इफेक्ट हो रही है तो वी नो डेट इफ ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का बात आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। So when there is a change in the quantity demanded of a particular commodity at each possible price due to change in one or more other factors, तो यहाँ पे हम प्राइस को कांस्टेंट मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन और मोर फैक्टर्स, चाहे वो इनकम होगी, टेस्ट होगी, इन चीजों से अगर हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है तो उसको हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो अगर हम बात करें मूवमेंट, तो ये देखो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के टू टाइप्स है, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारे किस तरफ रिप्लेस करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपकी किस साइड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है किसी भी फैक्टर्स की वजह से, आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपकी डिमांड इंक्रीज हुई प्रोडक्ट की, तो उसकी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हुई, आपकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज कर दी आपने, तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, माइक्रो, मैक्रो, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी आई विच मीन्स इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करें, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं हम। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल। तो हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को स्टडी करते हैं। तो याद रखना है कि माइक्रो मतलब कि हम एक स्मॉल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कस्टमर। भाई जिसके आगे इंडिविजुअल आ गया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा, चीज को समझना है। अब बात आते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन किस किस चीजों से डील करती है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। स्टडी ऑफ फर्म्स, तो यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टडी ऑफ फर्म्स को हम मैक्रो लेवल पे मान के चलते हैं। नहीं, अगर आप फर्म्स की स्टडी कर रहे हो, इंडस्ट्री की नहीं, फर्म की स्टडी कर रहे हो, तो आप ये जो चीज डिस्कस की जाए, स्टडी की जाएगी इस चीज के रिगार्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाएगी। लोकेशन ऑफ फर्म, कहां पे मेरे को अपनी फर्म को लोकेट करना है, इस चीज के रिगार्डिंग स्टडी करना है, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील स्टडी की जाएगा। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब कि जितना भी लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इन चीज के रिगार्डिंग अगर हम प्राइस सेट करना है, डिटरमाइन करना है, तो उस चीज की स्टडी भी किसके अंदर की जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बात की जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन सी चीज से डील करता है, तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिनोट करते हैं ए से। ए का मतलब है एग्रीगेट। इट मींस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टोटलिटी। मतलब कि हम एक इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, ग्रोथ लेवल पे बात कर रहे हैं, टोटल पर्संस की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें किसके अंदर आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। सो हेयर वी स्टडी ऑल द थ्योरीज रिलेटेड टू द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन की, थ्योरी ऑफ डिफ्लेशन की। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो भी किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करती है, नेशनल इनकम से, ट्रेड साइकिल से, टोटल एम्प्लॉयमेंट से, इन्फ्लेशन से, टोटल आउटपुट से। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करती है, तो आपको ये चीजें गलती से भी छोड़कर नहीं जानी। ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो काफी अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो बना लो, फायदा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका मन करे ना कि पूरी यूनिट छोड़ के जाने का भी, भाई कई बार कर भी जाता है, तो इस टॉपिक को करते जाना बस, और कुछ ना करना, इस टॉपिक को जरूर करते जाना, फिर भी चांसेस है कि आप इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कराओगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ओके, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स अ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस। ओके, सो इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करा है। सो द लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में ऑफ चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस, कि अगर हम प्राइस को चेंज करेंगे, मतलब कि अगर हम प्राइस
चेंज करेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो प्राइस के चेंज करने से किस डायरेक्शन में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, कि या वो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। इट स्टेट वेदर व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइजेज, बट हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज फॉलोइंग ए सर्टेन इन प्राइजेस कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। देखो, अगर एक सिंपल सी बात की जाए, हमने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया प्रीवियस स्लाइड के अंदर, उसके अंदर हमने ये तो जान लिया कि हमारा अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और हमारी अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। बट कितनी होगी या किस परसेंट में होगी, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ने इस चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं किया। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि कितने परसेंट में या कितनी होगी एग्जैक्ट, उसके लिए हमें डेवलप किया कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चीज़ करके हमने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। हमने क्या, जिसने करा उन्होंने किया। So this is to say how much quantity demanded changes following a change in the price of commodity can be known from the concept of elasticity of demand। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जानने के लिए कि कितना चेंज आएगा, पर्टिकुलर कितना चेंज आएगा हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर, उस चीज़ को जानने के लिए हम कौन से कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस, कि कितना हमारा कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है क्वांटिटी डिमांड में प्राइस को चेंज करने से। द डिमांड इज इलास्टिक विद ए स्मॉल चेंज इन प्राइस देन देयर इज ए ग्रेट चेंज इन डिमांड। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, अगर मैं थोड़ा सा भी उसमें चेंज कर दूं उसके प्राइस में, ओके, और देयर इज ए ग्रेट चेंज इन डिमांड, और एकदम ग्रेट चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए किसके अंदर, डिमांड के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है। इट इज इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक इवन व्हेन ए बिग चेंज इन द प्राइस इंड्यूसेस ओनली ए स्लाइटेस्ट चेंज इन डिमांड। और इन इलास्टिक तब कब कहेंगे, इन इलास्टिक तब कहेंगे हमने क्या किया, बिग चेंज किया प्राइस के अंदर, प्राइस 10 थे मैंने 100 कर दिया, इतना ज़्यादा चेंज कर दिया प्राइस के अंदर, लेकिन उसकी जो डिमांड के अंदर क्या आया, ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो गुड्स थे, ठीक है, वो हमारे नेसेसिटी गुड्स थे, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। भाई जितना प्राइस बढ़ाना बढ़ा लो, मेरे को चाहिए तो चाहिए, ठीक है, तो वो कौन से गुड्स, तो वो कौन सी डिमांड होगी, वो होगी इनइलास्टिक डिमांड। सो आपको टाइप पता लग गया होगा, मेजर टाइप्स इलास्टिक और इनइलास्टिक। सो डेनोट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता ही है कि जो डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब जो टाइप्स की बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो 3 टाइप्स होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फ्लोइंग ए चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी होल्डिंग मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट। तो जनरली अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसके अंदर हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। ठीक है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से जो हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस थ्रू नेगेटिव साइन। देखो एक चीज हमेशा याद करना, ये वैसे भी पूछा जा सकता है, अदर्शन रीजन में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हमेशा जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। ये तो है नहीं कि प्राइस बढ़ेगा और हमारी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ये तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। डेट्स वाई हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस साइन का यूज करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज करते हैं उनको रिलेशनशिप के डिनोट करते हुए। अब फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये देख लेते हैं। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज आया हमारे क्वांटिटी डिमांड में, डिवाइड बाय कितना चेंज आया हमारे प्राइस के अंदर, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। आगे हम माइनस का साइन यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसको हम EP इज इक्वल टू 0। देखो EP का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, P का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। इनकम में ये चेंज हो जाएगा, ये भी चीज आपको याद रखनी है। इफ क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस देन द कोफिशिएंट टेंड टू बी 0। देखो डायरेक्टली मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बन क्या सकता है, आया भी हुआ है इस चीज के ऊपर। तो एक साइड तो हमें डिग्रीज दे देंगे, दूसरी साइड हमें बता देंगे कि EP इज इक्वल टू 0, EP इज इक्वल टू 1, EP इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, हमको डायरेक्टली मैच करना पड़ेगा। तो इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि अगर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बिकम कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव, अनरिस्पॉन्सिव मतलब कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा,
मैं प्राइस को चेंज करे जा रहा हूँ बट मेरे क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, जीरो है। ठीक है, एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लो कि मैं प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैं प्राइस को चेंज करे जा रहा हूँ। ठीक है, बट क्वांटिटी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो मैं कहूँगा मेरी जो परफेक्टली जो डिमांड है वो कैसी है, इनइलास्टिक है। अगर मेरी डिमांड इलास्टिक है तो क्या होगा, एक थोड़ा सा भी चेंज कर दिया मैंने प्राइस के अंदर, मैंने 5 से 6 रुपये भी प्राइस कर दिया, तो क्या होगा, ग्रेट चेंज आ जाएगा किस चीज़ के अंदर, क्वांटिटी डिमांड के अंदर। तो उसका बिल्कुल अपोजिट है, इनइलास्टिक डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि अगर मैंने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया प्राइस के अंदर तो मेरे क्वांटिटी डिमांड में क्या आ जाएगा, एकदम बिग चेंज आ जाएगा। अब बात आती है यूनिटी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, जितना आप प्राइस में चेंज करोगे, आपने 5 से 6 रुपये प्राइस कर दिया, उतनी प्रोपोर्शनेट में हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना आप चेंज करोगे प्राइस के अंदर उतना ही चेंज आपको क्वांटिटी डिमांड में देखने मिलेगा, तो इसका मतलब है इक्वल टू। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन इलास्टिसिटी, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द चेंज इन प्राइस कॉजेज ए मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहता है कि हम डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द चेंज इन प्राइस, हमने प्राइस में चेंज किया लेकिन जितना हमने प्राइस में चेंज किया उससे ज़्यादा चेंज देखने को मिला हमें क्वांटिटी डिमांड के अंदर, तो उसको हम कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अब लेस देन क्या होगा, व्हेन द चेंज इन प्राइस कॉजेज ए लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देन इट इज सेड टू बी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो हमने प्राइस के अंदर चेंज करा, जितना मैंने प्राइस के अंदर चेंज करा उससे कम चेंज मुझे देखने को मिला किस चीज़ के अंदर, क्वांटिटी डिमांड के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। होप आपको इसकी डिग्री जो है सारी क्लियर हो गई होंगी। सो चलिए चलते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अदर थिंग बीइंग इक्वल, प्राइस चेंज इन इनकम कॉजेज ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात कर रहे थे कि सिर्फ प्राइस चेंज होएगा, बाकी सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट मान के चल रहे थे। सेम यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेबल है कि हम यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, सिर्फ जो हमारी चेंज आएगा किस चीज़ में आएगा, इनकम के अंदर, कि इनकम के अंदर चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बट यहाँ पे सिर्फ बात की जाएगी किसमें, देखो प्राइस और इनकम में सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहाँ पे हम प्राइस को काउंट करते थे, यहाँ पे हम इनकम को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनकम की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो कि 10% इंक्रीज हुई हमारी इनकम, पहले के मुकाबले हमारी 10% इंक्रीज हुई। 10% इनकम इंक्रीज होने से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो 20% इंक्रीज होगी। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी 2। तो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 2 है। सेकंड डिफरेंस ये रहेगा, वहाँ पे हम जो रिलेशनशिप होता था वो नेगेटिव होता था, हम माइनस का साइन लगाते थे, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ थिंग्स है, नोटेबल थिंग्स है, उनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद इंफीरियर गुड्स। तो अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स के केस में, तो हमारी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, या जीरो होती है। तो याद रखना आपको, इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है आप लग्जरी गुड्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो आप इंफीरियर गुड्स को क्या करके चलोगे, नेगलेक्ट करके चलोगे, इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, अगर आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किससे एसोसिएट करती है, नॉर्मल गुड्स से। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा आप नॉर्मल गुड्स को खरीदोगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम कम होगी उतना ही आप उसकी कंजप्शन को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली एसोसिएट करती है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी उन गुड्स के केस में जहाँ पे डिमांड, क्वांटिटी डिमांड पर हमारा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इनकम का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना हमारे क्वांटिटी डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं देता। ठीक है, ये गुड्स होते हैं लाइक हैबिचुअल गुड्स, मतलब जिसकी क्वांटिटी सेम रहती है, चाहे उनकी आपकी इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसका आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है। जैसे मान लो आप घर में अनाज यूज़ करते हैं, ठीक है, वीट यूज़ करते हैं, तो अब ये तो नहीं है कि अब इनकम इंक्रीज होगी तो कल से मैं 3 रोटी खानी स्टार्ट कर दूंगा या 4 रोटी खानी स्टार्ट कर दूंगा। यार जो मेरी डाइट है वो तो उतनी रहेगी। ये हो सकता है कि लग्जरी गुड्स पर मैं इन्वेस्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दूं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं अपना डिनर में अमाउंट बढ़ा लूँगा, ब्रेकफास्ट में क्वांटिटी इंक्रीज कर लूँगा। नहीं, जितनी डाइट है वो तो उतनी रहेगी। तो इसको हम कह सकते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिग्रीज की बात करें तो इसमें एक होती है पॉजिटिव, इसमें 3 ही डिग्री होती हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। 3 डिग्री कौन कौन सी होती है? एक होती है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, एक नेगेटिव, और एक कौन सी होती है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो अब बात करते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट ओकर्स व्हेन इंक्रीज इन इनकम causes डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन इनकम causes डिक्रीज ऑफ, कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो हम क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में बात करें तो इंक्रीज इन इनकम कॉजेज फॉल इन डिमांड। इन्फीरियर गुड्स के केस में हमने बात करी थी कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ठीक, ये हो गया नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी में अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्वांटिटी डिमांड पर, चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। ओकर इन केस ऑफ नेसेसरी, जो नेसेसरी गुड्स हैं, ठीक है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसके केस में हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है? जीरो होती है। अब कमोडिटी अकॉर्डिंग इनकम इलास्टिसिटी। सो व्हेन EY इज पॉजिटिव, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज पॉजिटिव, देन कमोडिटी इज नॉर्मल टाइप। तो आपको ये याद रखना, सीधा मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ सकती है। ठीक है, एक साइड हमें कमोडिटी दे सकती है, एक साइड हमें इलास्टिसिटी दे सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी तो हमारी कमोडिटी किस टाइप की होगी? वो होगी नॉर्मल टाइप की। अगर हमारी इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी तो कमोडिटी इंफीरियर टाइप की। अगर हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो कमोडिटी कौन सी होगी? लग्जरी होगी। अगर लेस देन 1 होगी तो कमोडिटी कौन सी होगी? एसेंशियल होगी। अगर 0 होगी तो कमोडिटी कौन सी होगी? न्यूट्रल होगी। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो चलिए फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप को, डेट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक हमने बात करी थी प्राइस इलास्टिसिटी में कि हमारी डिमांड इफेक्ट हो रही है प्राइस के चेंज होने से। इनकम इलास्टिसिटी में हम बात करी थी हमारी डिमांड चेंज हो रही है प्रोडक्ट की, किसकी वजह से? इनकम के चेंज होने की वजह से। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी में हम 2 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है। याद रखना कि एक प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आ रहा है दूसरे प्रोडक्ट में प्राइस के चेंज आने से। अब हो सकता है कि दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है दूसरे प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। केसेस कोई सा भी हो सकता है, एक बार पढ़ लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई टू ए गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एक्स। ठीक है, मतलब कि क्या है, 2 गुड्स है, एक गुड एक्स है, एक गुड क्या है? वाई है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक गुड एक्स है और एक गुड क्या है? वाई है। ठीक है, अब एक्स गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है किस वजह से? क्योंकि वाई के प्राइस में चेंज आया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लो कि ये गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, मैं टी और कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि जैसे ही टी के प्राइस इंक्रीज हुए तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? वाई की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। वाई की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब टी के प्राइस इंक्रीज होने से वाई की डिमांड इंक्रीज होगी, तो इनके बीच की जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या होगी? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। क्योंकि यहाँ पे एक के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसके फॉर्मूले की बात करी जाए तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स। ओके, चलिए अब इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं। इसमें भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव जो डिग्री की बात करते हैं, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, जब गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे टी और कॉफी हो गया, ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। तो याद रखना है कि जब हमारे गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं तो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है पॉजिटिव। क्यों होती है? क्योंकि एक गुड के प्राइस के इंक्रीज होने से दूसरी गुड्स की डिमांड पर इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ओके, फॉर इंस्टेंस विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी द डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज। तो ये होगी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिग्री की, नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, तो कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स ए फॉल टू ए प्रोपोर्शनेट इन द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। तो क्या है, एक प्रोपोर्शनेट प्राइस इन द वन कमोडिटी में क्या होने से, इंक्रीज होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या आ जाता है? फॉल आ जाता है।
ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम बात कर सकते हैं पेट्रोल और कार की। अगर मान लो कि पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो लोग क्या करेंगे, पब्लिक व्हीकल का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, कार्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताओ कि हमारे अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ सकता है, एक साइड हमें गुड्स दे रखे होते हैं, एक साइड हमें इलास्टिसिटी दे रखे होते हैं कि नेगेटिव इलास्टिसिटी कौन से गुड्स के केस में होती है। तो नेगेटिव इलास्टिसिटी जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जीरो की। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब टू गुड्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार डजंट अफेक्ट द डिमांड ऑफ क्लॉथ। भाई कार का और क्लॉथ का क्या लेना देना। अगर मैं कह रहा हूँ कार के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरी क्लॉथ की डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है, जीरो है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो आएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आएगा। हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रहेगी, जीरो रहेगी। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू गुड्स बात करें तो एसेंशियल गुड्स की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, लग्जरी गुड्स की कैसी होती है, ग्रेटर इलास्टिसिटी होती है। प्राइस के चेंज होने से एकदम डिमांड में बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारी इनकम इंक्रीज, अगर इनकम की केस की मैं बात करी जाए, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम लग्जरी पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे। कंफर्ट गुड्स में क्या होती है, यूनिटरी होती है। जितने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होते हैं उतनी हमारी डिमांड कम हो जाती है, जितने ज़्यादा प्राइस कम होते हैं उतनी हमारी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मतलब इक्वल रिलेशन रहता है डिमांड के चेंज होने में और प्राइस के चेंज होने में। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो हमारी इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक इन द सेंस हम कह सकते हैं ग्रेट इलास्टिक डिमांड होती है कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो हम क्या करते हैं, दूसरे गुड्स पर शिफ्ट कर लेते हैं। कि अगर मान लो थोड़ा सा भी प्राइस अगर हमारा टी का इंक्रीज हुआ तो हम कॉफ़ी पर शिफ्ट कर जाएंगे। हैबिचुअल गुड्स में इनइलास्टिक होती है, भाई साहब कितने ही प्राइस बढ़ा लो, 2 वक्त की रोटी खानी है तो खानी है। ठीक है, तो ये होती है इनइलास्टिक डिमांड। होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी है क्या? इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ गुड विच सेटिस्फाइंग द वांट। कि एक गुड्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, वो है यूटिलिटी। द बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन दैट ए पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। कि मान लो आपको भूख लगी है, आपने कोई बिस्किट लिया मार्केट से परचेज करके खाया। अब उस बिस्किट के खाने से आपकी कितनी भूख मिटती है, कितने आप सेटिस्फाई होते हो, वो जो चीज़ है वो क्या है, यूटिलिटी है। कि इस बिस्किट खाने से मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली है। अब क्या यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, देखते हैं। सो इट कैन बी मेजरेबल, तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर्स के अंदर। कार्डिनल नंबर हम कह सकते हैं 1, 2, 3, लाइक इन नंबर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कि आपने एक बिस्किट कंज्यूम किया, उस बिस्किट से आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, आप इस चीज़ को मेजर कर सकते हो। तो इट कैन बी, इसके फीचर्स हैं, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ सकते हैं, आया भी हुआ है। तो इट कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है यूटिलिटी को हम कौन से नंबर्स में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स में, या और कोई ऑप्शन आ जाता है तो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। तो कार्डिनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द यूनिट इन विच यूटिलिटी मेजर इज कॉल्ड यूटिल्स। तो जिस यूनिट के अंदर यूटिलिटी को मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं यूटिल्स। तो एग्जांपल के अगर एग्जांपल से लेके चलें तो एक कप ऑफ कॉफ़ी गिव्स 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। कि आपने एक कप कॉफ़ी का पिया और आपको 5 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी उससे रिसीव हुई। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इवन इस टॉपिक में से अगर बात करी जाए क्वेश्चन कहाँ से बन के आता है, उसके फीचर से ही आता है। ठीक है, तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हर एक पर्सन को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो डिफरेंट मिलती है। मान लो 4 फ्रेंड्स हैं, चारों दोस्त ने क्या करा, कोई भी चीज़, मान लो आइसक्रीम खाई मार्केट में जाके। अब हो सकता है कि एक फ्रेंड जिसको पहले से कंप्लीटली फुल होकर आया घर से, उसने आइसक्रीम का इतना टेस्ट लेके नहीं खाया। एक फ्रेंड जिसने पिछले 1 महीने से आइसक्रीम नहीं टेस्ट करी, उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। या एक फ्रेंड वो जिसने कल ही खाई थी, आज फिर खाई है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है, तो उसको सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं कम मिलेगी। तो कहने की बात यह है कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव, जरूरी नहीं है कि हर किसी को सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगी। यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी फॉर कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम।
कि एक ही कमोडिटी से हम बार बार उसी, मान लो एक ही प्रोडक्ट को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक जैसी सेटिस्फैक्शन मुझे रिसीव होगी। जैसे जैसे मैं उसका कॉन्स्टेंट यूज़ ज़्यादा करता रहूँगा तो उतनी मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी उस प्रोडक्ट से। यूटिलिटी नॉट एसेंशियल यूजफुल। अब मान लो कि एक एल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, अब वो क्या करता है, डेली ड्रिंक करता है, ठीक है। अब ड्रिंक करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसको डेली ड्रिंक करने से क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। अब हम, जरूरी तो नहीं है कि भाई ये यूटिलिटी उसके लिए यूजफुल रहेगी, नहीं, यहाँ पे तो उसके लिए बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसको ड्रिंक करने से यूटिलिटी तो मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ। ओके, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी की। सबसे पहले आता है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल नाम से सजेस्ट हो रहा है, इनिशियल कौन सा होता है, इट इज द यूटिलिटी ऑफ द इनिशियल और द फर्स्ट यूनिट। कि आपने मान लो 5 रोटी खाई, तो पहली रोटी खाने से जो यूटिलिटी मिली उसको हम कहेंगे इनिशियल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, 5 की 5 रोटी खाने के बाद आपको जितनी यूटिलिटी मिली उसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। जीरो कौन सी है, व्हेन द कंजम्पशन ऑफ ए यूनिट ऑफ ए कमोडिटी मेक्स नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। आपने कोई कंजप्शन करा, ठीक है, किसी एक यूनिट को कंज्यूम करा, उसको खाने के बाद आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है। आप मान लो किसी शादी में गए हो, शादी में आपने खा पी लिया, अच्छे से बिल्कुल रज लिया, उसके बाद आपका कोई फ्रेंड मिल गया, फ्रेंड कहता चल यार मेरे को थोड़ी कंपनी दे दे। मैंने कहा चल ठीक है भाई। उसने कहा कि चल तू मेरे साथ थोड़ा शेयर करके खा ले। अब मेरा तो स्टमक बिल्कुल फुल हो चुका है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया। अब टेस्ट करने से मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बट उसको कंपनी देने के लिए मेरे को करना पड़ा। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो कौन सी है, जीरो यूटिलिटी है। नेगेटिव यूटिलिटी क्या है, इफ द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कैरीड टू एक्सेस देन इंस्टेड ऑफ गिविंग एंड सेटिस्फेक्शन इट में कॉज डिससेटिस्फेक्शन। अगेन ये एग्जांपल लेके चलते हैं मैरिज वाला। इसमें मैंने अब क्या कर लिया, उसके साथ मिलके भी थोड़ा और खा लिया, ये सोचकर कि यार कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं, खा लेता हूँ। अब खाने के बाद भाई मेरी हेल्थ तो होगी ख़राब, ठीक है। अब आपको पता है कि फास्ट फूड वगैरह और मैरिज में कैसे फूड्स होते हैं, तो इससे क्या मिली, सेटिस्फेक्शन तो मिली भाई, सब नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मेरे को यहाँ पे रिसीव हुई, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे को पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी थी कैसी थी, नेगेटिव यूटिलिटी थी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी होती है, एडिशनल यूटिलिटी, कि आपको जितना कंज्यूम करना था आपने उससे ज़्यादा कंज्यूम करा, उससे जो यूटिलिटी मिली डेट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज। ओके, अब इसके रिलेशनशिप की बात करें तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप, एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी के बीच में और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। As there is an increase in the unit of a particular commodity, the marginal utility goes on diminishing. आप देखो जैसे जैसे यूनिट्स को कंज्यूम करते रहोगे, ठीक है, मान लो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं 5 चपाती खा सकता हूँ, मैंने 5 तो खा ली, उसके बाद मैंने सोचा एडिशनल एक और खा लेता हूँ, तो छठी खाने से मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो मेरे को 5 खाने से मिली है, क्योंकि अब मेरे को भूख नहीं रही। तो अब जो मेरी एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी, जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, डिमिनिशिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है मेरी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड अप टू दैट एक्सटेंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक मेरी एमयू जो है वो जीरो नहीं हो जाती। जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी उस टाइम पे मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसे होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आफ्टर जीरो व्हेन एमयू इज नेगेटिव देन रिडक्शन इन टोटल यूटिलिटी। जब मेरी एमयू नेगेटिव हो जाएगी तो मेरी टीयू जो है वो स्टार्ट हो जाएगी डिक्रीज होना। ओके, अब बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर और लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसके जो लॉ है, 2 लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। This law states that other thing being equal, the MU of goods tends to diminish as more goods is consumed in a given period of time. कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम कर लोगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम क्या हो, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इवेंचुअली DMU और गोशन फर्स्ट लॉ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं, गोशन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, तो याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ए कंज्यूमर इज स्पेंड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटी इन सच ए वे दैट last rupee spent on each commodity yields equal marginal utility.
कि लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि एक कंज्यूमर को अपनी मनी जो है इस तरह स्पेंड करनी चाहिए कमोडिटीज़ के ऊपर कि जो लास्ट रुपया भी उसने स्पेंड करा है कमोडिटी के ऊपर, उससे उसको इक्वल मार्जिन यूटिलिटी मिलनी चाहिए जितनी उसको पहले कमोडिटीज़ पे स्पेंड करने से मिली थी। ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन और गोसन सेकेंड लॉ। तो इस लॉ को हम गोसन सेकेंड लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनकर निकलता है। ओके, असम्पशन क्या है देख लेते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। हमको पता है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में ही मेजर करते हैं, तो कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। कंज्यूमर रैशनल है। भाई साहब, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, वो बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करता है, ऐसे नहीं एरा गैरा किसी भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट लेके बैठ जाएगा, नहीं, वो रैशनल कंज्यूमर है। प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉन्स्टेंट। हमारी कमोडिटी का जो प्राइस है वो जनरली हम कॉन्स्टेंट एज्यूम करके चलेंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट। और कंज्यूमर की इनकम भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व की उसी पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वहीं से ही क्वेश्चन जनरली आस्क किए जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से करना। चलिए पढ़ते हैं। ओके, इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं। When a consumer consumes various goods and services, then there are some combination which gives him exactly the same total satisfaction. Okay, कि कुछ कम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। कम्बिनेशन इन द सेंस हम बात कर सकते हैं, मान लो मेरा फ्रूट्स खाने का मन है, मैंने 3 एप्पल्स खा लिए और 2 बनाना खा लिए, तो उनसे क्या है, मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन रिसीव होगी, सेम सेटिस्फैक्शन क्या होगी, रिसीव होगी। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच कम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, कि मतलब मैंने या तो 3 एप्पल खा लूँ या मैं 2 बनाना खा लूँ, तो इन दोनों में मेरे को क्या है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। मेरे पास चॉइस है कि या आप 3 एप्पल्स खा लो या आप 2 बनाना खा लो। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। इंडिफरेंस कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बल्डर ऑफ 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन 2 गुड्स की जिस बेस पे जो कंज्यूमर है वो क्या करने वाला है, गुड्स को सिलेक्ट करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा रेट है जिसमें एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। देखो, तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट है जिसमें हम कमोडिटीज़ को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक गुड्स के बजाय दूसरे गुड्स को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, इस वे में कि जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो हमारी कैसे रहे, सेम रहे। ठीक है, जैसे कि MRS A एंड B, 2 गुड्स का MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने निकाला, यूनिट्स ऑफ बनाना B विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइड बाई यूनिट्स ऑफ एप्पल्स विलिंग टू गेन। ठीक है, कि मैंने बनाना सेक्रीफाइस करके मैंने एप्पल्स ले लिए। ठीक है, मान लो मेरे पास चॉइस थी कि मैं 2 फ्रूट्स ले सकता हूँ, या तो एप्पल ले लूँ या बनाना ले लूँ। ठीक है, मैंने 4 एप्पल ले लिए, 1 बनाना ले लिया, मतलब कि 1 बनाना मैंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उसके बदले मैंने एप्पल ले लिया। इस वे में लिया कि मेरे को जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मेरी रिमेन सेम। ठीक है, सेम ही रहेगी, चाहे मैं पहले 2 बनाना खा रहा था, 3 एप्पल खा रहा था, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी वो उतनी मिलेगी मेरे को जितनी 1 बनाना में और 4 एप्पल में मिलेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है किसका, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इस तरह सब्स्टिट्यूट करना कि मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन कैसे रहे, सेम रहे। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी कमोडिटीज सेक्रीफाइस डिवाइड बाय गेन, मतलब ऊपर सेक्रीफाइस नीचे गेन। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम डिस्कस करते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो जो इंडिफरेंस कर्व रहती है वो हमेशा कन्वेक्स रहती है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। किस वजह से, क्योंकि ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा MRS जो है वो डिमिनिश होता है, इसकी वजह से जो है हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या रहती है, कन्वेक्स रहती है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। क्यों, क्योंकि एक गुड को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे गुड्स के लिए। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हायर, जितनी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगी उतना ही हमको हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कैसा होगा, हायर होगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। 2 इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में।
इंडिफरेंस कर्व नाइडर टचेस एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ही हमारे वाई एक्सिस को टच करेगी। इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी जरूरी नहीं है कि पैरेलल होगी। इट डिपेंड्स ऑन द एमआरएस, और वो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ओके, अब बात डिस्कस करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। ओके, सो एवरेज रेवेन्यू क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेवेन्यू पर यूनिट। एवरेज रेवेन्यू हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू पर यूनिट। इसका फॉर्मूला है टीआर डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन और मोर यूनिट। जब भी देखो मार्जिनल का हमको, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू की बात की जाए, मार्जिनल कॉस्ट की बात की जाए, इसका मतलब होता है एडिशनल, कि आप एडिशनल यूनिट को सेल करने के बाद आपके पास क्या एडिशनल रेवेन्यू है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हमको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ अनदर यूनिट। चलिए अब रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं एआर और एमआर के बीच में। सो व्हेन फर्म कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, देन एआर फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल। देखो जब फर्म क्या करती है, सीधी सी बात है, अगर एक फर्म सेल को इंक्रीज करेगी प्राइस को डिक्रीज करके, तो क्या होगा, हमारा एआर जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है, वो क्या होने लग जाएगा, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन एआर। एज ए रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि जो AR है और जो MR है, दोनों क्या करने स्टार्ट हो जाएंगे, स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों फॉल होना हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आप रिलेशनशिप देख रहे होंगे तो देखो, जैसे जैसे मैं यूनिट सोल्ड बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ज़्यादा यूनिट सेल कर रहा हूँ, मेरा AR जो है, एवरेज रेवेन्यू है, वो क्या होना स्टार्ट होना, कम होना स्टार्ट हो गया है, और टोटल रेवेन्यू मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। और MR अगेन मेरा क्या होना स्टार्ट हो रहा है, फॉल होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा कुछ रिलेशनशिप है। बोथ MR एंड AR फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के इंक्रीज होने से मेरे दोनों के दोनों फॉल होंगे। हाउएवर फॉल इन MR इज डबल देन AR। लेकिन जो MR में जो फॉल हो रहा है वो डबल है किसके, AR के, एवरेज रेवेन्यू के। MR falls at a rate which is twice the rate of fall in AR. As a result, MR curve is steeper than the AR curve. जिसका रिजल्ट ये है कि जो MR कर्व है वो स्टीपर है, ज़्यादा फ्लैट है इन कंपैरिजन टू AR कर्व। ओके, तो ये इसका रिलेशनशिप है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोप है, लेकिन MR जो है ज़्यादा तेजी से फॉल हो रहा है बजाय AR के। चलिए अब इसका रिलेशनशिप एक पर्टिकुलरली हम देख लेते हैं, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो एज AR इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MI इज हायर देन AR। जब हमारा AR इंक्रीज होता है उस टाइम पे जो हमारा MR है वो हायर होता है किसके, AR के। AR इज मैक्सिमम, जब हमारा AR मैक्सिमम होता है, एंड कॉन्स्टेंट व्हेन MR इज इक्वल टू AR। जब हमारा AR मैक्सिमम होता है तो हमारा MR जो है वो AR के इक्वल होता है। जब हमारा AR फॉल होना स्टार्ट हो जाता है तो MR जो है वो लेस देन होता है किसके, AR के। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है सिंपल सा, आप इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगेन एक इंपॉर्टेंट लो है। देखो इकोनॉमिक्स में जो है सबसे ज़्यादा हमारे क्या चलते हैं, लो चलते हैं। ठीक है, तो लो सारे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, एक भी लो आप छोड़ के मत जाना, चाहे लो ऑफ DMU हो चाहे कोई और हो। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं हम लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Okay, this law examine the production function with one factor variable keeping the quantities of other factor fixed. तो law variable proportion में क्या है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को एग्जामाइन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ वन फैक्टर ही हमारा वेरिएबल होता है, बाकी फैक्टर्स को हम क्या करके चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, फिक्स्ड मान के चलते हैं। It refer to the input-output relation where output is increased by varying the quantity of one input. हमने वन इनपुट यहाँ पे इसलिए क्या है क्योंकि हमारा वन फैक्टर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, फिक्स्ड हैं। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि शॉर्ट रन में ही हमारे क्या होता है, एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न टू फैक्टर, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को दूसरा नाम क्या है, रिटर्न टू फैक्टर भी हम कहते हैं। लेट्स से यू हैव 10 acre ऑफ लैंड एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर फॉर प्रोडक्शन, देयरफॉर द लैंड लेबर रेशियो जो है 10:1 होगा। ठीक है, लेबर हमारा क्या है, इनपुट है। ठीक है,
तो हम मान के चलते हैं, एक एग्जांपल है कि हमारे पास 10 हेक्टेयर्स की हमारे पास लैंड पड़ी है और हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास क्या है यूनिट है लेबर की, तो हमारी रेशियो क्या होगी 10:1 होगी। नाउ इफ यू कीप द लैंड कॉन्स्टेंट बट इंक्रीज द यूनिट ऑफ लेबर 2, द लैंड लेबर रेशियो बिकम 5:1, कि हमारी लैंड तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हम अपनी लेबर की यूनिट को बढ़ा देते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देते हैं, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी 5:1 हो जाएगी। देयरफॉर एज यू सी द लॉ एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फैक्टर रेशियो ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट, हेंस कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हमारे लेबर, अगर मान लो हमारी लैंड कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और मैंने लेबर बढ़ा दी, तो मेरे आउटपुट पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अब ज्यादा लेबर काम करेगी। तो ये क्या इफेक्ट है, ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक अजम्पशन क्या होती है, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो क्वेश्चन आते हैं कई बार इसके अजम्पशन से भी आते हैं, अजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, सबसे बड़ी अजम्पशन तो इसकी है कि ये शॉर्ट रन में ही होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारा एक फैक्टर वेरिएबल रहता है, बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अंडर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके चलते हैं फिक्स फैक्टर के साथ। दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है सिर्फ वो प्रोडक्शन में ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, हम अपनी टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट मान के चलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। ओके अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे जो लैंड है वो फिक्स्ड है 111, वेरिएबल फैक्टर को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं हमारी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके एक पॉइंट तक इंक्रीज होगी, लेकिन क्या होगा, आपको पता है कि जब हमारी लैंड फिक्स रहती है, आप लेबर को जितनी ज़्यादा लगाओगे एक पॉइंट तक तो आपका प्रोडक्ट आउटपुट इंक्रीज होगा, बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस टाइम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसमें इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा कि हमारी लैंड तो इंक्रीज नहीं हो रही, उसी एक छोटे से एरिया में मैं काफ़ी सारी लेबर्स को लगाया जा रहा हूँ, तो उतना ही आउटपुट रहेगा जितना एक मैक्सिमम पॉइंट तक वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट होना क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव स्टेज पर चला जाएगा, ठीक है। तो हम पहली स्टेज को कहेंगे जिसमें इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट, जिसमें वो मैक्सिमम पॉइंट पर है, सेकंड, एंड थर्ड स्टेज जिसमें वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये इसका रिलेशनशिप है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। ओके चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपने कि कौन सी स्टेज जो है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सी स्टेज बेटर रहेगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कौन सी स्टेज जो है बेस्ट मानी जाती है, तो हम स्टेज सेकंड को बेस्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि एनी रैशनल प्रोड्यूसर अवॉइड द फर्स्ट एज वेल एज थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर प्रोड्यूसर प्रेफर स्टेज सेकंड। The stage of diminishing return. The stage is the most relevant stage of operation for a producer according to the law of variable proportion. तो माना गया है कि जो स्टेज सेकंड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टेज है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेज फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो देखो उस टाइम पर क्या होता है कि नया नया बिजनेस स्टैब्लिश कर रखा होता है, हमें एक्चुअल रिजल्ट तो हमें पता ही नहीं चलते, एक्चुअल रिजल्ट हमें स्टेज सेकंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं, और स्टेज सेकंड इसलिए बेस्ट मानी जाती है। अगर हम बात करें स्टेज थर्ड की, स्टेज थर्ड में हमको रिटर्न वैसे ही नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए उस स्टेज को तो वैसे हम बेस्ट नहीं मान सकते, इसलिए जो सही एनालिसिस हम कर सकते हैं वो स्टेज सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं, इसलिए स्टेज सेकंड को बेस्ट माना गया एक रैशनल प्रोड्यूसर के लिए। अब इसके 3 फेजेस होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एक कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, एक डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न की तो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। कांस्टेंट में अगर हम बात करें आउटपुट टेंड्स टू बी कांस्टेंट एट एन कांस्टेंट रेट, हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं उतनी रेट पे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। डिमिनिशिंग में क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज तो हो रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट व्हेन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड। ओके लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अपोजिट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, पढ़ते हैं इसके बारे में। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें एक्सप्लेन करता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, कितना चेंज आ रहा है हमारे आउटपुट के अंदर ड्यू टू द चेंज इन इनपुट, इनपुट में चेंज करने से। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल स्टेट्स वेदर देयर आर प्रोपोर्शनेट चेंज इन द अमाउंट ऑफ इनपुट द बिहेवियर आउटपुट ऑल्सो चेंजेस। देखो अगर मेजर डिफरेंस की बात की जाए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर में, ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ना, ये इसमें जो सारे के सारे फैक्टर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं, पहली थिंग तो ये। सेकंड थिंग ये है, ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ओके। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर जो है वो शॉर्ट रन में क्या होता है, अप्लाई होता है, ओके। इसके फीचर्स क्या है, लॉन्ग रन कंसेप्ट है,
बिल्कुल। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जब लॉन्ग रन का कंसेप्ट हो गया तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लैंड एंड कैपिटल। इसके भी 3 फेजेस है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग में क्या होगा, इफ ए प्रोपोर्शनल चेंज इन द आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन इनपुट, कि हम थोड़ा सा इनपुट डाला उससे हमको काफी सारा आउटपुट मिला, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना अमाउंट में हमने इनपुट डाला उतने अमाउंट में हमें आउटपुट मिला, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जितने अमाउंट में हमने इनपुट डाला उससे कम अमाउंट में हमें क्या मिला, आउटपुट मिला, दैट इज द डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट, दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। So in the short run, the quantity of at least one input is fixed and the quantity of other inputs are varied. तो short run में क्या होता है कि at least एक input क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है एंड द क्वांटिटीज ऑफ अदर इनपुट क्या होते हैं क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। तो इन द शॉर्ट रन पीरियड फैक्टर सच एज लैंड एंड मशीनरी रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है हम मान के चलते हैं शॉर्ट रन के अंदर वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इन द शॉर्ट रन द एक्सपेंशन इज डन बाय हायरिंग मोर लेबर एंड इंक्रीजिंग कैपिटल। ये तो हमें पता ही है। देखो शॉर्ट रन में अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हो, आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब कॉस्ट कौन कौन सी होती है शॉर्ट रन में, सबसे पहले आता है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे कि अब मान लो मैंने कोई शोरूम लिया रेंट पर, ठीक है। अब जो उसका रेंट है हर महीने उसका रेंट देना है, बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो रेंट है फिक्स्ड है, कहीं ना कहीं फिक्स नेचर का है, 3000 अगर रेंट देना है तो देना है, चाहे मैं शोरूम बंद करके घर चला जाऊं, 10 दिन शोरूम ना खोलूं, मेरे को 10,000 रुपये देने हैं तो उसके रेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो रेफर टू द कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड इन द शॉर्ट पीरियड, दिस कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरीज हो गई, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। दीज कॉस्ट और ऑल्सो नोन एज, तो कई बार क्वेश्चन इसके अनदर नेम से आ जाता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का अनदर नेम क्या है। इसको अनदर नेम हम बात करें तो सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट हम कहते हैं। तो फिक्स कॉस्ट को अगर हम ग्राफिकली अगर शो करेंगे तो कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन हम शो करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट की, ठीक है। ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि आपकी कभी भी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो कॉस्ट है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। अब बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट है क्या, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जितने ज़्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो उतना ही आपको रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफर टू द कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कॉस्ट ऑन इंक्रीजिंग परचेजिंग रॉ मटेरियल, हायरिंग लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है ये जीरो से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करनी, ठीक है, आपने 10 दिन अपनी फैक्ट्री बंद करी तो 10 दिन ना रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, ना रॉ मटेरियल लगा, ना इलेक्ट्रिसिटी लगी, ठीक है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आई, जीरो आई। तो इसको हम जीरो कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम होता है टोटल फिक्स कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। TC ऑल्सो चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एज देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ TVC। तो टोटल कॉस्ट जो है हमारी चेंज होती है जब हमारे TVC में चेंज आता है। अब बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, रेफर टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि मान लो 10,000 पे मेरी फिक्स कॉस्ट आती है हर महीने की, लेकिन एक यूनिट को बनाने में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। हमको एक यूनिट का पता लग जाएगा, उसको हम कहेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इज इक्वल टू AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइड बाय आउटपुट। सो TFC इज कॉन्स्टेंट एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज, दस AFC फॉल्स। तो हमारी TFC कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है जब हमारी प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए हमारी जो AFC है वो क्या होती है, फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। सो रेफर टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इंप्लाइज ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो जैसे हमने AFC कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम कैसे AVC कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, हमारा क्या आ जाएगा, AVC आ जाएगा। तो AVC डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा AVC डिक्रीज हो रहा होता है जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट AVC इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन आउटपुट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, AVC भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय आउटपुट। अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, पर यूनिट आउटपुट निकालने के लिए हमको क्या है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा
टोटल आउटपुट से। सो AC इज ऑल्सो द सम ऑफ AFC एंड AVC। AC कर्व जो होती है वो यू शेप्ड होती है। एज एवरेज कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस, देखो AVC जो है, AC कॉस्ट कैसी होती है, यू शेप्ड होती है। क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, क्यों होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम ज़्यादा सारा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें इकोनॉमी, आपको पता है कि आप लार्ज स्केल पर ज़्यादा सारी प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। तो इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट धीरे धीरे वो क्या होती है, इंक्रीज होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है। एंड दस इंक्रीजेज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारी पहले स्टार्टिंग में क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये क्या होती है, हमारी यू शेप्ड होती है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। तो रेफर टू द एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले कहा है कि मार्जिनल जहां भी आए, मार्जिनल का मतलब भी एडिशनल होता है। तो एडिशनल कॉस्ट कब आएगी, जब हम एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। तो अगेन मार्जिनल कर्व भी हमारी कैसी होती है, यू शेप्ड कर्व होती है। एज मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज एंड आफ्टरवर्ड राइजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। तो अगेन सिमिलर है। देखो इस टॉपिक को अगर मैं कहूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला तो नहीं है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जनरली आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट का उसका अनदर नेम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का अनदर नेम क्या है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की शेप कैसी होती है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपसे इसमें से सिंपल क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें से क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आज किए जाएंगे। ओके, शेप्स देख लो। जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी भी यू शेप्ड होती है, AC की भी यू शेप्ड होती है, AVC की भी यू शेप्ड होती है, जबकि AFC की जो है डाउनवर्ड की तरफ स्लोप रहता है। ओके, अब लॉन्ग रन कर्व, कॉस्ट कर्व को डिस्कस करते हैं हम। चलिए, द लॉन्ग रन रेफर टू द टाइम पीरियड फॉर वेयर इट कैन वेरी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। Thus the long run concept consists of variable inputs only and the concept of fixed input doesn't rise। क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स जो है वेरिएबल हैं, इस करके यहाँ पे जो है फिक्स इनपुट्स का जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे यहाँ पे। द फर्म कैन इंक्रीज द साइज ऑफ प्लांट इन द लॉन्ग रन। और फर्म क्या है, प्लांट के साइज को भी इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि हमने बात करी थी शॉर्ट रन के अंदर हम अपनी लैंड को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम लॉन्ग रन में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स जो है हमारे वेरिएबल हैं। अगर हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की बात करें तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट रेफर टू द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आई है उसको हम कहेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। दस इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट बट नेवर ग्रेटर। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। इट एनवलप्स द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। और ये जो है एनवलप्स अपने अंदर कैप्चर करके चलती है किसको, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को। ओके, अगर हम बात करें शॉर्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तो ये क्या है, LAC कैन बी डिफाइंड एज the average of the LTC curve or the cost per unit of output in the long run। अगेन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का को डिवाइड कर देंगे अगर हम आउटपुट से, पर यूनिट अगर हम कॉस्ट निकाल लें तो वो होगा एवरेज ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवीजन ऑफ LTC बाय द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट। ग्राफिकली LAC कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो हम LAC को शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से ही ड्राइव कर सकते हैं। आगे हम डायग्राम डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनवलप कर्व एंड प्लानिंग कर्व। तो शॉर्ट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को हम एनवलप कर्व भी कहते हैं और प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं मेनली आप उन चीज़ को ही फोकस में लें कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम एनवलप कर्व और प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, अगेन मार्जिन का मतलब एडिशनल होता है। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट, अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। ओके, चलिए अब कॉस्ट कुछ सब खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक
जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में दो तरह की मार्केट होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन होती है, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली के बारे में, मोनोपोलिस्टिक के बारे में एंड ओलिगोपोली के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर देखने को मिलेंगे, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे, ठीक है, और वो सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट की सेल कर रहे होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं। अंडर दिस ओनली वन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रिवेल्स इन द मार्केट, और एक ही प्राइस पर आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। जनरली इस तरह की मार्केट कम ही देखने को मिलती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो और एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा हो। ओके, अगर हम फीचर्स की बात करें, चलिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि आपको एग्जांपल देना है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कोई एक एग्जांपल देना है आपको, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बताता है। ओके, अगर फीचर्स की बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, सो इसके फीचर्स हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इस मार्केट के अंदर आपको लार्ज नंबर के बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, सिमिलर प्रोडक्ट होगा, सारे एक जैसा प्रोडक्ट की सेल कर रहे होंगे। परफेक्ट नॉलेज होगी, जो कस्टमर्स होंगे उनके पास परफेक्ट नॉलेज होगी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भाई साहब जिसने आके बेचना है बेच लो, जिसने निकल के जाना है मार्केट में से निकल के चले जाओ, ठीक है, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्टली मोबिलिटी है, आप प्रोडक्ट को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही बेचना है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं इन्वॉल्व होती क्योंकि कस्टमर आपके पास खुद आएगा चीज़ को खरीदने, आपको उसके पास बेचने नहीं जाना पड़ेगा। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी नहीं लगानी क्योंकि यहाँ पे सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। सेम प्राइस रहता है, ठीक है, हर जगह आपको प्राइस सेम देखने को मिलेगा। अगर हम प्योर और परफेक्ट कंपटीशन, कई बार इसके डिफरेंस आ जाते हैं प्योर और परफेक्ट कंपटीशन में। जनरली दो ही फीचर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट करते हैं प्योर और परफेक्ट कंपटीशन को। अगर हम बात करें अंडर प्योर कंपटीशन, टू कंडीशन ऑफ परफेक्ट आर नॉट फुलफिल्ड। तो प्योर कंपटीशन के अंदर एक तो कस्टमर के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, दूसरा वहां पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती कि आपके पास ये अलाउड नहीं होता कि आप कहीं भी जाके प्रोडक्ट को सेल कर लो। तो ये दो फीचर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंस करते हैं प्योर कंपटीशन के और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में। होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा। फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो प्राइस टेकर होती है, मतलब कि जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दिया आपको उसी प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करना है। अगर आप उससे कम प्राइस पर सेल करोगे तो लॉस आपको ही होगा, ठीक है। तो जोन सा प्राइस हमारी इंडस्ट्री ने सेट कर दिया हमको उसी प्राइस पर जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो डिमांड कर्व जो होता है हमारे यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब अगर हमने थोड़ा सा भी प्राइस चेंज किया तो हमारी डिमांड बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। अगर मैंने थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज कर दिया मैंने तो डिमांड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो ऐसा होता है इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। दैट्स व्हाई ए फर्म ऑपरेट्स इन द लॉन्ग रन एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर AC इज इक्वल टू MC एंड MC इज लोवेस्ट। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट हम डिटरमाइन करें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा AC जो है एवरेज कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी कैसी होगी, लोवेस्ट होगी। अब टाइम एलिमेंट की बात करें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो क्या, सबसे पहला आता है वेरी शॉर्ट पीरियड। तो वेरी शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, इट रेफर टू दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। जिसके अंदर हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम प्राइस को क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्राइस प्रिवेल्स कर रहा होता है उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, इट रेफर टू पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई कैन बी इंक्रीज अप टू स्पेसिफिक लिमिट। तो शॉर्ट पीरियड वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज तो कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, ठीक है। सो द प्राइस प्रिवेल्स अंडर दिस मार्केट इज सब नॉर्मल प्राइस। तो इसमें जो प्राइस प्रिवेल्स कर रहा होता है उस प्राइस को हम कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड कौन सा होता है, इट रेफर टू दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग डिमांड। तो डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे डिमांड के ऊपर। इसमें जो प्राइस प्रिवेल्स कर रहा होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्राइस।
वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करें तो इट रेफर टू दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच बेसिक चेंजेस कैन बी ओकर्ड इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, सो द प्राइस प्रिवेल्स अंडर दिस इज सेकुलर प्राइस। तो थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सेकुलर प्राइस का। आपको याद रखना है कि जो वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस प्रिवेल्स कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सेकुलर प्राइस। चलिए अब डिस्कस करते हैं मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली क्या होता है? सो मोनोपोली रेफर टू ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ ए कमोडिटी। भाई साहब जहाँ पे एक सेलर देखने को मिले उसको हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर रेलवे को लेके चलते हैं तो ये सब मोनोपोली है यहाँ पे, ठीक है। रेलवे की क्या है? मोनोपोली है। रेलवे जैसे डिटरमाइन करेगा, जैसे अपने रेलवे के प्राइस डिटरमाइन करेगा, उसको जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको उसी रेट पे टिकट्स परचेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जनरली जो है रेलवे हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम वर्क करती है, बट हम कह सकते हैं कि रेलवे जो है मोनोपोली है, एक मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट, यहाँ पे इनका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं पाएगा फॉर द कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस एंड दीज आर बैरियर्स टू एंट्री। अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे मेजर यहाँ पे बात यह भी है कि यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्रीज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोपोली है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद ही प्राइस मेकर है। जनरली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस टेकर थी, यहाँ पे प्राइस मेकर भी और प्राइस टेकर भी खुद ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है फर्म और इंडस्ट्री के बीच में। तो अगर फीचर्स की बात करें तो वन सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, यहाँ पे कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता प्रोडक्ट का जो मोनोपोली के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे डिफिकल्टी है एंट्री के लिए। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री, बिल्कुल इंडस्ट्री का रोल भी प्ले करती है, प्राइस मेकर है। जब इंडस्ट्री का रोल खुद प्ले करती है तो प्राइस मेकर भी खुद ही है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? MC इज इक्वल टू MR, हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो MR को नीचे से कट करता हुआ होना चाहिए। उस स्टेट पे हम कह सकते हैं कि जो मोनोपोली है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, तो मोनोपोली के अंदर हम प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं? अंडर शॉर्ट पीरियड ए मोनोपोलिस्ट कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो एक मोनोपोली है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, और कम से कम लॉस भी बियर कर सकता है। अंडर लॉन्ग पीरियड ही कैन ओनली अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन नॉर्मल लॉन्ग पीरियड के अंदर जो मोनोपोली है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। ही कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगा? जब उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट के। नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न करेगा जब उसका एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के, और मिनिमम लॉस तब बियर करेगा जब उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ओके, लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगा? जब उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा किससे? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है सो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या? सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सेलिंग स्ट्रेटेजी दैट चार्जेस कस्टमर्स डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, बट क्यों? ऐसा क्यों है कि वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही है? तो वो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। चलिए पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट द सेलर थिंक्स दे कैन गेट द कस्टमर टू एग्री टू। इन मोर कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द सेलर प्लेसेस कस्टमर इन ग्रुप बेस्ड। तो सेलर क्या करते हैं? कस्टमर को ग्रुप बेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लाइक हम बात करें कि अगर मूवी हॉल्स में बात करें तो चिल्ड्रंस की 12 साल से नीचे की या 4-5 साल से नीचे की चिल्ड्रंस की जो टिकट होती है वो हाफ लगती है, और जो नॉर्मल एज के पर्सन है उनकी जो है फुल लगती है। तो यहाँ पे क्या ग्रुप बेस में डिवाइड कर दिया कि 4 साल से नीचे के बच्चों की टिकट आधी लगेगी, ठीक है। तो ये क्या कर दिया उन्होंने? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। When price discrimination work and for how the long various groups are willing to offer different prices for the same product depend on the relative elasticity of demand। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम कितने प्राइस किससे चार्ज करने हैं? तो ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब कि भाई उसके बिना कस्टमर्स का काम नहीं चलेगा, तो भाई फिर वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है, उनके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है,
अगर मैंने कहा कि नहीं मुझे 10 नहीं मुझे 20 रुपये चाहिए और वो कहते नहीं हम आपसे नहीं लेते किसी और से ले लेंगे, तो इस टाइम पे मुझे क्या है लो प्राइस ही रखने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो इलास्टिक के केस में लो प्राइस ही। अब 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, एक होता है फर्स्ट डिग्री, एक होता है सेकंड डिग्री, एक होता है थर्ड डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, देखो व्हेन अ बिजनेसमैन चार्जेस द डिफरेंस प्राइस फॉर ईच कमोडिटी कंज्यूम्ड एंड प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द कंज्यूमर विलिंगनेस। देखो फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर की विलिंगनेस पर जो है प्राइस सेट किया जाता है कि कंज्यूमर कितना विलिंग है उस चीज के लिए पे करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस क्या करते हैं सेट करते हैं। बिकॉज प्राइस वेरी अमंग यूनिट्स, दैट्स वाई हेयर नो कंज्यूमर सरप्लस इज एंजॉयड। तो इसलिए यहाँ पे जो है सेलर्स किसी भी तरह का कस्टमर कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय नहीं करते, क्योंकि जितना एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए वो उतना ही पे करेगा इस कंडीशन के अंदर, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। अगर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओकर व्हेन ए कंपनी चार्जेस ए डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। कि क्या है, कंपनी क्या कर रही है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही है डिफरेंट प्राइसेस कंज्यूम करने पर, ठीक है। मान लो कि आप किसी दुकान पर गए, आपने कहा कि मुझे बल्क में सामान परचेज करना है, तो उस टाइम पे वो आपको होलसेल प्राइस चार्ज करेगा, प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड करेगा, ना कि रिटेल प्राइस पर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो ये होता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सीधा सीधा एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि मान लो होलसेल एक कस्टमर जो है होलसेल प्राइस पर चीज को परचेज कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेट किया जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जस्ट लाइक, तो इसमें जो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओकर व्हेन ए कंपनी चार्जेस ए डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप। कि कंपनी क्या कर रही है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रही है डिफरेंट प्राइसेस ग्रुप से, ठीक है। एग्जांपल की मैं बात करते हैं, एक थिएटर है जिसमें मूवीज जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो डिपेंड की जा रही है, उनके जो प्राइस सेट किए गए हैं टिकट्स के वो सीनियर्स के, एडल्ट्स के और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। तो हमने क्या कर दिया, कस्टमर को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उनसे प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, ये होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूवी हॉल में जो टिकट के प्राइस सेट किए जाते हैं कौन सी डिग्री डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, तो वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। सेम अगर हम बात करें रेलवेज में या रोडवेज बस में, 12 साल से बच्चों के नीचे का टिकट कम लगता है, एडल्ट का और सीनियर सिटीजन का अलग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लागू किया जाता है। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। ओके, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीन कंपटीशन, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, किसमें, मोनोपोलिस्टिक में, अमंग ए ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। तो यहाँ पे अगेन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, हैविंग सम डिग्री ऑफ मोनोपोली। यहाँ पे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिग्री ऑफ कुछ सम डिग्री ऑफ मोनोपोली भी पाई जाती है आपको मोनोपोलिस्टिक के अंदर, because of the differentiation of the product. In short we can say that market with blending of monopoly and competition. तो अगर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को अगर कंबाइन कर दोगे तो आपका मोनोपोलिस्टिक बनकर आ जाएगा। अगर फीचर्स की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि सेलर प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं, लेकिन हर किसी सेलर का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट है दूसरे सेलर्स के मुकाबले, ठीक है। किसी के फीचर्स अच्छे हैं, किसी के फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, किसी में कुछ नई टेक्निक लगी हुई है, किसी में नहीं लगी हुई, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एट सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। सेलिंग कॉस्ट इन द सेल कि एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है सेलर एडवर्टाइजमेंट करके या प्रमोशन करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट भी उसको बियर करनी पड़ रही है। इम्परफेक्ट नॉलेज है, सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज बायर के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंट है, इस करके जो है यहाँ पे नॉलेज इतनी अवेलेबल नहीं है कस्टमर के पास। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन भी रहता है कि जरूरी नहीं है कि हम प्राइस कम करके ही प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बाद भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, मतलब कि कस्टमर को क्या कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होगी, अगेन MR इज इक्वल टू MC, जब हमारा मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट इक्वल हो जाएगा और MC जो है कट करेगा MR को बिलो से। यहाँ पे एक रिमेंबर करने वाला पॉइंट ये है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी, द ग्रुप ऑफ फर्म्स इज नोन एज ग्रुप। तो यहाँ पे फर्म्स के ग्रुप को ग्रुप कहेंगे, ठीक है, जबकि हम बात कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म के ग्रुप को हम इंडस्ट्री कहते थे। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी कि फर्म के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप।
टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अब हम ओलिगोपोली पर डिस्कस करते हैं। सो ओलिगोपोली की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी मार्केट्स होती हैं ओलिगोपोली में। एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। सो एन ओपन ओलिगोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर इन फर्म कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री एनी टाइम इट वांट्स। तो ओपन में मतलब कि किसी भी टाइम भाई जब आपका मन करा तब आप मार्केट में आ जाओ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ओपन ओलिगोपोली। जबकि क्लोज्ड ओलिगोपोली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस रखती है, यहाँ पे बैरियर्स लगाए रखे होते हैं, इतनी आसानी से एक फर्म एंट्री नहीं कर सकती मार्केट के अंदर। इसके बाद हम बात करें पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली। अगर हम द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्राइस लीडरशिप, तो पार्शियल ओलिगोपोली रेफर टू द मार्केट सिचुएशन वेयर इन वन फर्म्स लार्जली डोमिनेट द मार्केट एंड लुक्ड अपॉन ए प्राइस लीडर। तो बात करें अगर हम पार्शियल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि एक फर्म होती है जो कि डोमिनेट कर रही होती है पूरी मार्केट को एंड लुक्ड अपॉन एज ए प्राइस लीडर, और वही क्या होती है, प्राइस लीडर होती है जो प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। जबकि फुल ओलिगोपोली के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फर्म प्राइस लीडरशिप नहीं कर रही होती। अगर हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली की बात करें तो द ओलिगोपोली इज परफेक्ट व्हेन द फर्म्स डील इन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अगर कोई फर्म जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट ओलिगोपोली। जबकि अगर हम बात करें ओलिगोपोली इज टू बी सेड टू बी इम्परफेक्ट व्हेन द फर्म्स डील्स इन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। अगर फर्म हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है तब हम कहेंगे कौन सी, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ओके। बट दे आर क्लोज बट आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मतलब कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, ऐसा नहीं है, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंडिकेट और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हेन द फर्म्स कम टुगेदर एंड सेल देयर प्रोडक्ट विद अ कॉमन इंटरेस्ट। जब फर्म क्या होती है आपस में भाईचारा निभा के प्रोडक्ट को सेल करती हैं उसको हम कहते हैं सिंडिकेट ओलिगोपोली। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, इसमें क्या है, फर्म हैव ए सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग द प्राइस। एक फर्म के पास क्या होते हैं, एक सेंट्रल एसोसिएशन बना देते हैं जो कि प्राइस फिक्स करते हैं, उसी प्राइस पर क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेगुलेटर भी होता है, ठीक है, जो मार्केट को रेगुलेट करता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली के अंदर क्या है, एक सेंट्रल एसोसिएशन बना दी जाती है जिसका काम होता है प्राइस को फिक्स करना। इसके बाद हम बात करते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली की बात करें तो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिंग विद ईच अदर द फर्म्स कम टुगेदर and with the consequences of all fixes the price and the output। तो कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या है, इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिंग विद ईच अदर, कि एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, फर्म क्या करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं देखा जाता। जबकि नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या है भाई, मैं हूँ, ठीक है, हर कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करती है, यहाँ पे एक दूसरे में कंपटीशन भी कर चलते हैं, अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट जाके प्राइस को कम करके जो है अपने प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो यहाँ पे अच्छा कट्टर कंपटीशन देखने को मिलता है किसके अंदर, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली अगर हम मार्केट के बारे में बात करें, so oligopoly is a form of market in which there are few sellers selling both homogeneous and heterogeneous product। तो ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जिसके अंदर जो है फर्म जो है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें फ्यू फर्म्स होती हैं, कम ही फर्म्स देखने को मिलेंगी। बैरियर्स टू एंट्री, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैरियर्स होते हैं, इतनी इजीली जो है कोई भी फर्म एंटर नहीं कर पाती इस मार्केट के अंदर। नॉन प्राइस कंपटीशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिर्फ प्राइस के ऊपर बात नहीं की जाती, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखा जाता है, डिस्काउंट्स वगैरह भी इफेक्ट करते हैं, हर एक चीज़ इफेक्ट करती है। इंटरडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं एक फर्म जो है दूसरी फर्म के ऊपर डिपेंड रहती है। अंडर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अंडर ओलिगोपोली सिंस ए फ्यू फर्म्स होल्ड सिग्निफिकेंस इन द टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री, ईच फर्म इज अफेक्टेड बाय द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द राइवल फर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, हर एक फर्म जो है दूसरे फर्म के डिसीजन से इफेक्ट होती है। ठीक है, मान लो कि एक फर्म ने प्राइस कम कर दी है तो उसके इस डिसीजन से दूसरी फर्म भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस रहती है, एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर डिपेंड रहती है। सेलिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। आप टीवी में देखते होंगे काफ़ी सारे बाइक्स की और कार्स वगैरह की आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट है जो कि इन फर्म के थ्रू पेड की जा रही है। अगर प्राइस लीडरशिप मॉडल की बात करें तो 3 प्राइस लीडरशिप मॉडल है। कौन कौन से हैं? डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप,
बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही आ सकता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मॉडल कम अंडर द प्राइस लीडरशिप मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। सो आपको तीनों मॉडल के नाम याद रखने हैं, डोमिनेंट, बैरोमेट्रिक एंड एग्रेसिव। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप क्या होता है? सिंगल फर्म डोमिनेट्स द एंटायर मार्केट। तो डोमिनेट में क्या होता है, देखो नाम से रिकमेंड हो रहा है कि एक सिंगल फर्म क्या होती है, पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रही होती है और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। बैरोमेट्रिक में क्या होता है, प्राइस लीडरशिप डिक्लेयर्स द प्राइस बाय एज्यूमिंग दैट अदर फर्म्स विल ऑल्सो फॉलो द प्राइस। बैरोमेट्रिक जस्ट इनिशिएट द एक्शन टू चेंज द मार्केट सिचुएशन। तो बैरोमेट्रिक में क्या होता है, देखो इसमें क्या है, एक फर्म ऐसी होती है जो इनिशिएटिव लेती है, ठीक है। प्राइस लीडरशिप डिक्लेयर्स द इनिशिएटिव बाय अज्यूमिंग दैट अदर फर्म्स विल आल्सो फॉलो, कि एक सिंगल फर्म ऐसे इनिशिएटिव लेती है, वो अपने प्राइस को चेंज करती है, ये सोचकर चेंज करती है कि भाई बाकी फर्म्स भी मेरे को देख के चेंज करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो चेंज करेंगी ही, लेकिन वो डिसीजन इस वे में लेती है कि दूसरे फर्म्स भी उसको देखकर रिएक्ट करेंगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप होता है, अंडर दिस डोमिनेंट फर्म एस्टैब्लिश इज लीडरशिप बाय एग्रेसिव प्राइस पॉलिसी एंड अदर फर्म टू फॉलो द सेम। तो एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप में क्या है, फर्म क्या करती है, जो डोमिनेंट फर्म होती है वो एग्रेसिव प्राइस पॉलिसीज का यूज करती है। मतलब एग्रेसिव इन द सेंस कह सकते हैं कि काफी कम रेट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, जिस करके दूसरी फर्म को भी उसको फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है, कोई खुशी खुशी फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एग्रेसिव प्राइस पॉलिसी। अब हम बात करते हैं प्राइस स्ट्रेटेजीज को, प्राइस स्ट्रेटेजीज की। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपका जो है प्राइस स्कीमिंग से और पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी से देखने को मिला है। तो देखो इस बार कोई दूसरे से भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज की, कौन कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो सबसे पहले प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होता है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होता है कि हम किस वे में अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसका हम यूज करते हैं प्राइस सेट करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं इन स्ट्रेटेजीज के बारे में। ओके, सो बात करते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। The price charge for the product and service is set artificially low in order to gain market। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, देखो इस प्राइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब आपने नया नया प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो आपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या रखे, लो रखे, ताकि आप पूरी की पूरी मार्केट को क्या कर लो, कैप्चर कर लो, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने प्राइस को क्या कर दो, बढ़ा लो, ठीक है। जैसे कि रिलायंस जियो ने करा, स्टार्टिंग में क्या है, बिल्कुल ही फ्री, उसके बाद थोड़े थोड़े प्राइसेस क्या करे, उसने इंक्रीज करे। पहले स्टार्टिंग में मार्केट को कैप्चर कर लिया, फिर धीरे धीरे प्राइसेस को क्या करा, इंक्रीज करा, ठीक है। तो रिलायंस जियो टेलीकॉम इज एन ग्रेट एग्जांपल ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। इसके बाद हम बात करते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। अब प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, देखो प्राइस स्कीमिंग सीज ए कंपनी चार्ज ए हायर प्राइस बिकॉज इट हैज ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो प्राइस स्कीमिंग के अंदर क्या है, मान लो कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा जो अभी तक उसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए कंपनी ने स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस चार्ज कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी। तो स्टार्टिंग में आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई चार्ज कर दिया, फिर धीरे धीरे जैसे आपके कॉम्पिटिटर आने लगे, आपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर लिया, धीरे धीरे कम कर लिया। ओके, हाउएवर द एडवांटेज टेंड टू नॉट टू बी सस्टेनेबल, द हाई prices attract new competitor into the market and the price inevitably falls due to the increased supply। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जैसे जैसे कॉम्पिटिटर आने लग जाएंगे, आप धीरे धीरे क्या करने लग जाओगे, प्राइस को कम करने लग जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं पीक लोड प्राइसिंग। तो पीक लोड प्राइसिंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर द हाई प्राइस इज चार्ज्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग टाइम व्हेन देयर डिमांड इज एट पीक। तो पीक लोड प्राइसिंग कौन सी होती है, इस प्राइसिंग के अंदर हम हाई प्राइस तब चार्ज करते हैं जब जिस चीज की डिमांड जो है पीक पर होती है, ठीक है। जैसे आप मान के चलो गर्मियों में जैसे वाटर स्प्लैश वाटर पार्क हो गया, या कोई वाटर पार्क हो गया, या कोई घूमने फिरने की जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं गर्मियों के अंदर, उस जगह के जो प्राइसेस होते हैं वो हाई हो रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम किसी होटल का रूम ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जब सीजन आ जाता है हॉलीडेज का, उस टाइम पे जो आप कोई होटल बुक करोगे उसके अंदर जो रूम है उसके प्राइसेस हाई पाएंगे, लेकिन नॉन सीजनल टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर कोई सीजन नहीं होता है जैसे हॉलीडेज वगैरह का, उस टाइम पर जो प्राइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इन कंपैरिजन टू
उस टाइम के कम होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये डिपेंड होता है किस चीज़ के ऊपर, पीक सीजन के ऊपर है या नॉन पीक सीजन है। In other words, the high price charged during the high demand period is called the peak load pricing. The peak load pricing is very widely used in the case of non-storable goods such as electricity, transport, telephone, security services. तो जो peak load pricing है वो हमारे नॉन स्टोरेबल गुड्स के केस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम बात करें, ट्रांसपोर्ट के केस में, टेलीफोन के, सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में। उसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन प्राइसिंग की। सो कंपटीशन प्राइसेस कंसिस्ट ऑफ सेटिंग द प्राइस एट द सेम लेवल एज वन ऑफ कॉम्पिटिटर। कि मान लो मैं वही प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो मेरा कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है, तो मैं क्यों इतना टेंशन लूँ, जिस रेट पर वो कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है उसी रेट पर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्राइस सेट कर लेता हूँ। तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल, ए फर्म नीड टू प्राइस ए न्यू कॉफी मेकर, द फर्म कॉम्पिटिटर सेल इट एट $25, द कंपनी कंसीडर द बेस्ट प्राइस फॉर द न्यू कॉफी मेकर इज $25। तो कंपनी ने सोचा मैं भी इसका $25 ही रख लेती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। द अप्रोच इज यूज्ड व्हेन द मार्केटर वांट्स द कंज्यूमर टू रेस्पॉन्ड ऑन एन इमोशनल रेदर देन रैशनल बेसिस। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो मार्केटर है वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन रैशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कि जैसे कि प्राइस पॉइंटिंग पर्सपेक्टिव इज 0.99 सेंट्स नॉट $1। जैसे कि आपने कभी मॉल में गए होंगे, मॉल में जाके देखा होगा 1000 की जगह 999 उसका प्राइस सेट करा होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी साइकोलॉजी के साथ, मतलब कि हमारी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हमको लगता है यार ये तो 9 की रेंज में ही है, अभी इतना कॉस्टली नहीं है, चलो खरीद लेते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जितने भी आपको देखने को मिलते हैं 99, 999, ठीक है, तो ये सब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का ही, इस प्राइसिंग को हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ही कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। ऑल्सो द कंपनी नॉर्मली एड्स फेयर रिटर्न ऑफ रिटर्न। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ऐसी प्राइसिंग है जो जनरली काफ़ी यूज़ की जाती है। इसी प्राइसिंग का जनरली यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए, कि आप पहले डिटरमाइन करो कि आपकी कॉस्ट कितनी आई है। कॉस्ट निकालने के बाद आप उसमें एक फेयर रिटर्न ऐड कर लो, जितना आप प्रॉफिट चाहते हैं, कि मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए, 15% का चाहिए। उसके बाद आप सब कुछ ऐड करने के बाद एक प्राइस जो बनेगा, उस प्राइस पर आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, मार्केट के अंदर सेल करोगे। इसको हम कहते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ प्लेसिंग सेवरल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टुगेदर इन ए सिंगल पैकेज। आप क्या कर रहे हो, सेवरल सर्विसेज, मतलब कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप सिंगल पैकेज के अंदर सोल्ड कर रहे हो, और सेलिंग फॉर ए लोअर प्राइस देन वुड बी चार्ज इफ द आइटम वर सोल्ड सेपरेटली। आप कभी आपने मैकडोनल्ड्स वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे जैसे लगे होते हैं कॉम्बो पैक्स लगे होते हैं, ठीक है, आप ये 3 चीज़ें लो, आपको इतने रेट पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को सेपरेटली लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अमाउंट पे मिलेंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बंडल प्राइसिंग। आप कई कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके आप सेल कर दो। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता तो वो बंडल प्राइसिंग के अंदर उस प्रोडक्ट को भी बेचने में क्या रहते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं बंडल प्राइसिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सो काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगी आई थिंक, बट मैंने मोस्टली इसमें सारे टॉपिक्स जो है कवर कर ही लिए हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई एक आधा टॉपिक्स रह गया होगा जो आपको लग रहा है कि डिस्कस होना चाहिए था बट मैंने नहीं डिस्कस किया, तो आप नीचे बता सकते हैं, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा सेपरेट वीडियो बना के। ओके, सो काफ़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप NTUG नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, और हाँ, आई थिंक आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नोट्स बना लिए तो दैट्स गुड। आप इसको टाइमली रिवीजन करते रहना ताकि आपको ये जो कंसेप्ट हैं ये याद हो जाए। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।